नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे हमने 2-3 वीडियो पहले बनाई हैं। उसमें जो जनरल टर्म्स हैं प्रेसिडेंट के लिए, जनरल चीजें, उनकी पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस को छोड़कर हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो इसको पूरा करने के लिए कई दर्शकों की डिमांड भी थी। आज हम पावर को इनकी को डिस्कस करेंगे, इनकी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और इनके प्रिविलेजेस को डिस्कस करेंगे। बाद में आपको पता ही होगा शायद कि 8:30 बजे एक लाइव सेशन गूगल हैंगआउट पे होगा, जिसमें प्रेसिडेंट के बारे में कुछ भी डिस्कस किया जा सकता है। मैं भी आप लोगों से पूछ सकता हूं, आप भी मुझसे पूछ सकते हैं। समय रहते हो सके तो 8:30 से पहले ही अपने कमेंट्स आप डाल दें उस पे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उनको पहले से पढ़ लूं। क्योंकि सेशन के दौरान इतने सारे कमेंट्स एक साथ आते हैं कि सबको पढ़ पाना मुश्किल हो जाता है, और मैं फिर उनको पढ़ता रहता हूं, आप लोग बैठे रहते हैं। इसलिए अच्छा ये है कि आप पहले ही अपने कमेंट डाल दें। आइए शुरू करें। थोड़ा सा पीछे जाएं। आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल कंसर्न्ड हैं वो 52 से शुरू होते हैं, और 52 में तो सिर्फ इतना कहा गया है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट। उसके बाद 53 में उनकी पावर कही गई है, और उसमें यह कहा गया है कि जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और एग्जीक्यूटिव पावर क्या है यूनियन की, ये आर्टिकल 73 में बताया गया है। क्रॉस रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल 73 भी देख लें। 73 में यह कहा गया है कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर उन मामलों में होगी जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, वो यूनियन की पावर है, वो एग्जीक्यूटिव पावर। उसके बाद 54 और 55 जो आर्टिकल हैं, उनमें राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में बताया गया है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 56 में उनकी टर्म के बारे में बताया गया है कि उनकी टर्म 5 साल की होगी उस दिन से जिस दिन वो शपथ ग्रहण करते हैं या अपने ऑफिस में जाते हैं। 57 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी है। कोई कितनी बार लड़ सकते हैं, कोई संख्या नियत नहीं है। कब लड़ सकते हैं? एक बार राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करने के बाद कितने दिन बाद दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं, उस बारे में भी निश्चित नहीं है, कहा नहीं गया है, कोई सीमा नहीं है। यानी आप इलेक्शन जब इमीडिएटली बाद हो रहा है उनकी वैकेंसी को फिलअप करने के लिए, तब भी आप लड़ सकते हैं। 5-4 साल आराम करके तब भी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। आर्टिकल 58 में उनकी क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। उम्र 35 साल कम से कम होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता है वो भी उनमें होनी चाहिए। 59 में उनकी कंडीशंस बताई गई हैं। कंडीशंस में एक कंडीशन यही है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाए वो
संसद के किसी सदन का या राज्य की विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति जो ऐसा सदस्य है और राष्ट्रपति के लिए इलेक्ट हो जाए, जिस दिन से वो अपने ऑफिस में जाएंगे उसी दिन से ये समझा जाएगा कि उन्होंने वो पद छोड़ दिया है जो पहले उनके पास था, सदन के सदस्य का, संसद के सदस्य का भी और विधानसभा विधान परिषद के सदस्य का भी वो पद छोड़ दिया है, ऐसा माना जाएगा। इसके अलावा उनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर उनके पास है तो वो उनको छोड़ना पड़ेगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी है, लेकिन उसमें कहा गया है कि अगर कोई सदस्य किसी राज्य के राज्यपाल हैं या किसी संसद के सदस्य हैं तो उनको यह नहीं माना जाएगा कि वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का है। आर्टिकल 60 में बताया गया है कि वो शपथ कौन दिलाएगा, उनको मुख्य न्यायाधीश देश के शपथ दिलाएंगे, ये आर्टिकल 60 में कहा गया है। आर्टिकल 61 में उनकी इंपीचमेंट के बारे में कहा गया है। उनकी इंपीचमेंट संविधान के उल्लंघन के आरोप में हो सकती है। तरीका यह है कि पहले संसद के किसी भी सदन में शायद 14 दिन का नोटिस है, ये देंगे। नोटिस देने वाले संसद सदस्यों की संख्या जिस सदन के वो सदस्य हैं उसके 1/4 होनी चाहिए। जब वो नोटिस दे दिया जाएगा, हाउस डिस्कस करेगा। अगर कुल संख्या जो उस सदन की है उस संख्या के 2/3 बहुमत से अगर सदन पास कर दे प्रस्ताव कि हां इनको हटाया जाना चाहिए, ये चार्जेस हैं इन पे, तो वो मामला इन्वेस्टिगेशन के लिए दूसरे सदन को जाता है। दूसरा सदन उस पे इन्वेस्टिगेशन करता है, करवाता है या करता है। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो खुद अपना स्पष्टीकरण दे या किसी को भेजे अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। ऐसे इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर दूसरे सदन को भी लगे कि हां आरोप ठीक है और वो भी 2/3 बहुमत से पास कर दें प्रस्ताव उनके हटाने का, तो जिस डेट से ऐसा प्रस्ताव पास होता है उसी डेट से राष्ट्रपति हटे माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में ऐसे बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने की फिर जरूरत नहीं है। वैसे तो आपको पता है कि कोई भी बिल एक्ट जब तक नहीं बनेगा या उसको पूरा जब तक नहीं माना जाएगा कानून, जब तक राष्ट्रपति महोदय अपनी स्वीकृति नहीं दे दें। लेकिन राष्ट्रपति के हटाने का ही प्रस्ताव है तो उनकी स्वीकृति का सवाल नहीं है। इसलिए जिस दिन से दूसरा सदन प्रस्ताव पास कर देता है उनके हटाने का, उसी दिन से वो हटे हुए माने जाते हैं। उनकी वैकेंसी, अगर कोई वैकेंसी होती है राष्ट्रपति के पद की, तो 6 महीने के अंदर दूसरा इलेक्शन हो जाना चाहिए और नए जो राष्ट्रपति फिर निर्वाचित होंगे उनका कार्यकाल उस दिन से 5 साल होगा जिस दिन वो एंटर करते हैं अपने ऑफिस में। इसके अलावा आर्टिकल 70 में यह कहा गया है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए, वैसे तो आपको पता है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करते हैं। ये तो पहले देखा जा चुका था, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया। लेकिन कोई ऐसी अगर परिस्थिति आ जाए जिसको पहले से नहीं एंटिसिपेट कर पाए, तो राष्ट्रपति का पद कैसे भरा जाएगा, यानी उपराष्ट्रपति भी खाली हो तो कैसे भरा जाएगा, ऐसा संसद तय करती है कि ऐसे होगा, नियम बना देती है संसद। आज के दिन प्रैक्टिस ये है अभी कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं देश के, वो राष्ट्रपति का काम करते हैं। ऐसा एक बार हुआ भी, आपको पता ही होगा। चीफ जस्टिस अहमद आयतुल्ला राष्ट्रपति के तौर पे काम किया उन्होंने कुछ दिन। उसके बाद
आर्टिकल 72 में उनकी पावर्स दी हुई हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे ही। 74 भी डिस्कस करेंगे, 77 भी करेंगे, 78 भी करेंगे और 361 भी करेंगे। आइए अब पावर्स को लेते हैं। ये मैं इसलिए रिवाइज किया कि आज सेशन है, आपको पूरी वीडियो ना देखनी पड़े, मोटे तौर पे आपको मिल जाए। देखिए साहब, पावर्स को वैसे तो कोई डिवीजन कहीं नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि उनकी कौन सी पावर कैसी है, लेकिन सुविधा के हिसाब से 4 भागों में मैं डिवाइड करता हूं इसको। कुछ लोग 8 में भी करते हैं। 3 तो है ही आमतौर पे, क्योंकि आपको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 जो किसी भी स्टेट के 3 मुख्य अंग बताए गए हैं, विधायिकी, न्यायपालिका और कार्यपालिका। लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इन्हीं तीनों भागों से उनकी पावर्स हैं। यानी एग्जीक्यूटिव पावर कौन सी है जो आमतौर पे एग्जीक्यूटिव फंक्शन करती है, उनमें से कौन से फंक्शन राष्ट्रपति कर सकते हैं। जो लेजिस्लेचर करती है उसमें राष्ट्रपति का क्या पावर्स हैं, यानी वो लेजिस्लेचर की तरह काम कितना कर सकते हैं, और जुडिशियरी में क्या उनका पावर्स हैं या उनके फंक्शंस हैं, वो करेंगे। उसके बाद मिसलेनियस करेंगे। मिसलेनियस में उनकी मिलिट्री पावर्स आ जाएंगी। वैसे मिलिट्री पावर्स एग्जीक्यूटिव पावर में ही शामिल हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी हुआ है इसी आर्टिकल में, जहां उनकी पावर्स मेंशन्ड है 53 में, कि नॉट विद स्टैंडिंग व्हाट इज स्टेटेड अबाउट। जो कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर, सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में निहित होंगी, उस बात को भी विदाउट प्रेजुडाइज टू दैट, यानी आप उसको ये मत सोचेंगे उसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं ये कह के कि राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होंगे देश की रक्षा सेनाओं की। आइए देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ये है। 53 हमने डिस्कस किया, अभी लिखा हुआ है कि पूरी एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की प्रेसिडेंट में निहित होगी। 73 में एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की कौन सी है वो बताई हुई है। 77 में यह लिखा हुआ है कि जो काम राष्ट्रपति करेंगे एग्जीक्यूटिव का, पूरी यूनियन का, आपको पता है एक व्यक्ति इतने हस्ताक्षर नहीं कर सकता, इतने नहीं कर सकता इतने काम, तो वो डेलीगेट करते हैं अपने काम को। वो क्या करते हैं कि देश का जितना भी काम है उसको अलग अलग मंत्रालयों में बांट देते हैं। जैसे गृह मंत्रालय एक पैदा किया, न्याय मंत्रालय पैदा किया, स्वास्थ्य मंत्रालय पैदा किया, शिक्षा मंत्रालय पैदा किया, कृषि मंत्रालय पैदा करा। इस तरह से अलग अलग विभाग बना दिए गए पूरे काम के, जितना भी एग्जीक्यूटिव का काम है, डिफरेंट विभागों को बांट दिया गया, एलोकेट कर दिया गया। और ये पहले राष्ट्रपति ने ही कर दिया था एक ऑर्डर निकाल के, क्योंकि उनको पावर थी, वो एक ऑर्डर इशू करेंगे कि मेरे इन अधिकारों का काम, इन अधिकारों की देखरेख ये विभाग करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, ऐसी एक रूल बने हुए हैं, उसका पूरा नाम ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप इसको कमेंट सेक्शन में आज शाम को जब डिस्कस होगा तो मैं इसका लिंक दे दूंगा अगर आप उनको पढ़ना चाहें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961। तो जब एलोकेशन हो गया, एलोकेशन के बाद यह निर्धारित किया गया कि ये जो काम है ये
किस लेवल पे कौन सा काम निपटा हुआ माना जाएगा, यानी कैसे विषय कितना सीरियस है, विषय की कितनी इंपॉर्टेंस है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफिसर्स के डिफरेंट लेवल बना दिए गए कि ये काम है तो इस लेवल पे फिनिश हो जाएगा, अंडर सेक्रेटरी लेवल पे फिनिश हो जाएगा, ये काम है तो ये डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पे होगा, ये है तो ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, ऐसे बना दिए गए। तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स बोलते हैं। अब देखिए, काम तो उन्होंने दे दिया, बांट दिया, आगे मंत्री को बांट दिया, मंत्रिमंडल को बांट दिया, प्रधानमंत्री को बांट दिया, ऑफिसर्स को बांट दिया। अब उनको पता भी तो रहना चाहिए कि उनके जो कार्य क्षेत्र है उसमें कहां क्या हो रहा है। इसीलिए आर्टिकल 78 में संविधान के निर्माताओं ने प्राइम मिनिस्टर की यह ड्यूटी लगा दी कि वो राष्ट्रपति को जो देश में हो रहा है और जो उनका इरादा है आगे करने का, उसके बारे में राष्ट्रपति को इन्फॉर्म्ड रखें। इसलिए आपने देखा भी होगा, कई बार न्यूज में आता है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से भेंट की, और ऐसा आमतौर पे तब ही होता है जब कोई इंपॉर्टेंट इशू लगता हो कि आ रहा है या हुआ है, जिस पे राष्ट्रपति चाहेंगे कि उनको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है वो। अगर प्रधानमंत्री ना बताएं किसी वजह से, या राष्ट्रपति को लगे कि विषय ऐसा आ गया है कि उनको पता होना चाहिए, तो वो प्रधानमंत्री को बुला सकते हैं ये जानने के लिए कि कहां क्या हो रहा है या क्या करना चाह रहे हैं राष्ट्रपति किसी विषय पे। किसी और विषय राष्ट्रपति ये भी कर सकते हैं, उनको लगे कि कोई मुद्दा ऐसा है जिस पे संबंधित मंत्री ने एक्शन ले लिया, डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया, और राष्ट्रपति को लगे कि ये तो पूरे मंत्रिमंडल को इस पे डिस्कस करना चाहिए, तो वो ऐसी डायरेक्शन दे सकते हैं कि इस विषय को पूरा मंत्रिमंडल इस पे विचार करे। ये भी राष्ट्रपति को प्रिविलेज है, अधिकार है उनको। इसके अलावा जो फंक्शन है उनके, आपको पता है कि वो अपॉइंटमेंट्स करते हैं बहुत सारी। सबसे पहले अपॉइंटमेंट तो प्राइम मिनिस्टर की ही करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करते हुए राष्ट्रपति अपने डिस्क्रेशन से काम करते हैं, अपने विवेक से काम करते हैं, और शायद यही उनका एक फंक्शन ऐसा है कि जिसमें उनको मंत्रिमंडल की सभा जो सलाह है वो उपलब्ध नहीं होती। बाकी तो आपको पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, हु शैल एक्ट ऑन देयर एडवाइस। यानी एक मंत्रिमंडल होगा जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे, और वो उनको राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होंगे, और राष्ट्रपति को उनकी सलाह माननी होगी, ये लिखा है। हाँ, उनको लगे कि इस पे एक बार और विचार होना चाहिए तो वो दोबारा भेज सकते हैं कि इस पे विचार कीजिए। अगर दोबारा विचार के बाद जो भी आएगी, जो भी उनकी सलाह आएगी, उसको मानना पड़ेगा राष्ट्रपति। तो अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री की करते हैं, बाकी मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं, उनके एडवाइस से करते हैं। इसके अलावा वो और बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स करते हैं। जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दूसरे जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी सलाह ली जाती है। इसी तरह से हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा एजी का मतलब अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करते हैं, मुख्य लेखाधिकारी देश के हैं जो। चीफ विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर, ज्वाइंट कमीशन के मेंबर्स, इसके अलावा फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं, गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं। इनको अपॉइंट करना आसान है, लेकिन इनको हटाना मुश्किल है, क्योंकि ये संवैधानिक पद है। ये एग्जीक्यूटिव के ओपिनियन से डिफरेंट जा सकते हैं। इसलिए अगर राष्ट्रपति को निर्विघ्न पावर हो, यानी कोई इंक्वायरी की भी जरूरत नहीं है, ऐसी पावर हो उनको हटाने की, तो इन पदों पर जो बैठे हैं उनकी निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती। वो एग्जीक्यूटिव के हिसाब से चलेंगे, और एग्जीक्यूटिव का मतलब प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर उस टाइम के जो है। इसलिए इनकी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए, स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ वो बनाए गए हैं, प्रोसीजर बनाए गए हैं कि उन प्रोसीजर्स को फॉलो करके फिर राष्ट्रपति उनको हटा दे। लेकिन कुछ पद ऐसे हैं कि जिनमें किसी उसकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। जब राष्ट्रपति अपने विवेक से काम करते हैं, राष्ट्रपति वो होता है जैसे प्रधानमंत्री को हटाना हो, किसी मंत्री को हटाना हो, उनको लगे कि ये मंत्री ठीक काम नहीं कर रहा है, वो उनको हटा सकते हैं, लेकिन वही राष्ट्रपति की सलाह से हटाते हैं। इसके अलावा गवर्नर, जो राज्यपाल हैं किसी स्टेट के, वो तभी तक अपने पद पे होते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहे। किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, कभी भी हटा सकते। इसके अलावा ट्रांसफर कर सकते हैं वो किसी जज का, हाई कोर्ट के का, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में लगा सकते हैं। आपको पता ही होगा, जस्टिस कानन को अभी कुछ दिन पहले काफी विवाद चला था, पर उनको जो ट्रांसफर करना था वो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, राष्ट्रपति ने किया था सुप्रीम कोर्ट की सलाह से। इसके अलावा जो ऐसे पद हैं जिन पे इन्वेस्टिगेशन से ही हटाया जा सकता है लोगों को, वो है जजेस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी के मेंबर्स, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके जो चेयरमैन है या मेंबर है, उनको लगाएंगे तो राज्यपाल, उनको हटाने की पावर राष्ट्रपति को है। ये भी विशेष बात है। अब है लेजिस्लेटिव पावर्स। आपको ये पता है कि जब आप संसद की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि संसद क्या है, तो उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यानी राष्ट्रपति संसद का ही एक हिस्सा है। इसका मतलब ये उनकी लेजिस्लेटिव पावर ही हुई। दूसरा, वो एड्रेस करते हैं संसद के, दोनों संसद की जब लोकसभा बनती है नई, तो उसका जो पहला सेशन होता है उसको एड्रेस करते हैं, उसमें गवर्नमेंट का एजेंडा बताते हैं। इसके अलावा जब भी कोई नया सेशन होता है सदन का, उसमें वो एड्रेस करते हैं, अब बताते हैं, एजेंडा बताते हैं गवर्नमेंट का। इसके अलावा वो किसी सेशन को समन भी करते हैं, प्रोरोग भी करते हैं, यानी आप बैठिए ये भी बताते हैं, और ये भी कहते हैं कि बस आप विसर्जन कीजिए इसका। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति को लगे कोई विशेष मुद्दा है जिसपे सदन के जो सदस्य हैं उनको इकट्ठा होकर डिस्कस करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, पब्लिक इंटरेस्ट का है, नेशनल इंटरेस्ट का है, या कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इश्यू है, तो वो उनको बोलते हैं कि आप आइए सदन में बैठिए और इस विषय पे विचार विमर्श कीजिए। ये राष्ट्रपति को अधिकार है। इसके अलावा आपको ये पता ही है कि कोई भी बिल, एक्ट जब तक नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं दे देंगे। अब राष्ट्रपति की मर्जी है कई विषयों पर सहमति ना भी दें, रखेंगे, मना भी कर सकते हैं, हाँ भी कर सकते हैं, और कुछ भी ना कहें, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा हुआ है पहले। इसके अलावा कुछ बिल ऐसे हैं कि जिन पे बिल को सदन में इंट्रोड्यूस करने से पहले ही उनकी राष्ट्रपति की स्वीकृति होनी चाहिए।
तीन चार इशू है ऐसे। एक तो कोई भी मनी बिल, आपको पता है मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है। दूसरा, कोई नया स्टेट बनाना हो, किसी स्टेट की बाउंड्री बदलनी हो, किसी स्टेट का नाम बदलना हो, किसी स्टेट को खत्म करना हो, मर्ज करना हो दूसरे स्टेट में, तो ऐसा बिल तभी आ सकता है जब पहले राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे दें। इसके अलावा अगर कोई ऐसा बिल है जिसमें किसी स्टेट की पावर्स इफेक्ट हो रही हैं यूनियन के हिसाब से, यानी यूनियन को ज्यादा पावर मिल रही है, स्टेट्स को कम मिल रही है, तो वो भी राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है, दूसरे कुछ स्टेप्स के अलावा। इसके अलावा कोई फंडामेंटल राइट्स को डाइल्यूट करने के लिए अगर कोई बिल लाना चाह रही है सरकार, तो पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है। इसके अलावा आपको पता है जो ऑर्डिनेंसेस हैं, ऑर्डिनेंसेस एक अध्यादेश जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो ऐसा कानून होता है जो कि राष्ट्रपति सीधा आदेश दे सकते हैं बिना संसद के प्रस्ताव के। और संसद का प्रस्ताव, मान लिया संसद सेशन में नहीं है, तो ऐसे टाइम पे प्रस्ताव का तो सवाल ही नहीं होता जब सेशन में ही नहीं है, और इश्यू इंपॉर्टेंट हो, राष्ट्रपति को लगे कि हम तब तक प्रतीक्षा नहीं करते जब तक सदन दोबारा असेंबल होगा इस पे विचार करने के लिए, तो वो एक अध्यादेश जारी कर सकते। ये बात अलग है कि बाद में वो पास होना चाहिए, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं टाइम की, वो जो जुडिशियल प्रोसेस, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसमें किया जाएगा डिस्कस। इसके अलावा नॉमिनेशंस, राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, आपको पता है 2 सदस्य तो करते हैं लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। अगर उनको लगे कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है लोकसभा में, तो वो 2 सदस्य उसमें नॉमिनेट कर सकते हैं। राज्यसभा में तो 12 सदस्य नॉमिनेट करते ही हैं वो, जो कि लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, आर्ट्स, इन फील्ड से रिलेटेड हो, ऐसे 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। ये पावर्स इनकी हुई। इसके अलावा वो ये करते हैं, उनका वो जो संसद की टेबल है उस पे कुछ रिपोर्टें ले करवाते हैं, जैसे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है उनकी रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है जिसको बजट बोलते हैं जनरल टर्म्स में, वो भी टेबल पे डलवाते हैं वो। उसके अलावा यूपीएससी की रिपोर्ट होती है जो एनुअल, उसको भी संसद की टेबल पे डलवाते हैं। और उसके बाद है जुडिशियल पावर्स, ये हमने किया था अभी कि जो अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, रिमूवल ये जजेस का करते हैं। उसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस के लिए कोई मुद्दा भेज सकते हैं जो उनको इंपॉर्टेंट लगे, सलाह के लिए, उनका ओपिनियन मांगने के लिए। अब ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें ओपिनियन दे या ना दे, ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, और ये फिर राष्ट्रपति की मर्जी है कि वो अगर ओपिनियन दे भी दे, उस ओपिनियन को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ये अलग बात है, पर वो रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा उनको ये भी पावर है कि वो किसी ऐसे आदमी को जिसकी सजा हो, उसकी सजा को माफ कर सकते हैं। देखिए वो उसको बांटना है थोड़ा सा। सजा 3 तरह के विषयों पर बने कानून के उल्लंघन के कारण हो सकते हैं। आपको पता है कानून का उल्लंघन होता है तभी सजा होती है। वो जो कानून है जिसका उल्लंघन किया है, जिस विषय पे वो कानून है, उस विषय पे जो नियम बनाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है या सेंट्रल गवर्नमेंट, इस बात पे फर्क पड़ेगा। अगर यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है उस विषय पे जिस पे बने हुए नियम का उल्लंघन अपराधी ने किया है, तो सभी मामलों में राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसके जो सजा है उसको बिल्कुल माफ कर दे, उसको कम कर दे, उस सजा को बदल दे। कोर्ट मार्शल जो होता है, जो सैनिक अदालत होती है, उससे रिलेटेड कुछ मामला है, उस पे भी ये सारे अधिकार, कम करने का, बदल देने का या माफ कर देने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसी तरह के अगर स्टेट का सब्जेक्ट है, उसके बने हुए कानून का उल्लंघन करने के कारण सजा है, तो वो राज्यपाल कर सकते हैं। लेकिन अगर डेथ की सेंटेंस है, अगर किसी को मौत की सजा है और विषय ऐसा है जिसके कानून का उल्लंघन किया है उन्होंने,
कि वो स्टेट गवर्नमेंट उस पर कानून बना सकती है। तो ऐसे विषय में भी राष्ट्रपति उनको डेथ सेंटेंस से राहत दे सकते हैं। इसके अलावा जो कोर्ट मार्शल है, जो सैनिक अदालत है, उसके द्वारा दी गई सजा पे भी अधिकार राष्ट्रपति को है, उसको माफ करने का, कम करने का, राहत देने का, बदल देने का। अब हम ये देखते हैं कि इनमें फर्क क्या है। इन टर्म्स में माफ करने का क्या मतलब है, पार्डन करने का क्या मतलब है। पार्डन करने का मतलब यह है कि उनकी सजा तो माफ होगी ही होगी। आमतौर पे ये डेथ सेंटेंस में होता है कि उसको आप डेथ सेंटेंस नहीं मिलेगी, इसके साथ साथ यह भी माना जाएगा कि उन्होंने वो अपराध किया ही नहीं जिसके कारण उनको डेथ सेंटेंस दी जा रही थी। पार्डन। इसके बाद आता है, ये ले लीजिए कोमुट। पहले कोमुट का मतलब है सजा की प्रकृति को बदल देना। यानी जैसे किसी को मान लिया डेथ सेंटेंस दी हुई है, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल देना। किसी को कठोर कारावास की सजा है, उसको साधारण कारावास में कर देना, ये कोमुटेशन है, कोमुट करना है। रेमिट करने का मतलब है कि सजा के पीरियड को कम कर देना। डेथ सेंटेंस पे तो ये एप्लीकेबल नहीं है। सजा को कम कर देना, जैसे किसी को 10 साल की सजा है, उसको 8 साल की कर देना। आपको पता ही होगा, अभी जो इंडिपेंडेंस डे था 15 अगस्त को, हरियाणा सरकार ने ऐसा किया। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं, उन्होंने एक आदेश निकाला कि जो आदमी इतनी उम्र से ज्यादा के हो गए हैं, उनकी सजा इतनी कम कर दी गई है, तो वो रेमिशन है। इसके अलावा रेस्पाइट आपको याद है राजीव गांधी के मर्डर का केस, उन पे वो जो लेडी थी जिन पे आरोप था कि उन्होंने मारा, उनको सजा हो गई थी, बाद में वो प्रेग्नेंट हो गई। तो मुद्दा यह था कि इनकी सजा को, क्योंकि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं, बच्चा है इनके पेट में, इनको मृत्यु की सजा ना देकर इनको आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। तो इस तरह की जो सजा होती है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के कारण सजा को टाल दिया जाए या सजा को कम कर दिया जाए, सजा की नेचर बदल दी जाए, उसको रेस्पाइट बोलते हैं। रिप्रीव होता है राहत। जैसे मान लिया किसी को फांसी की सजा होनी है, एक तरह का स्टे ऑर्डर होता है ये, और वो अपील कर दे राष्ट्रपति को कि साहब मुझे माफ कीजिए, मैंने ये गलती नहीं की, या मुझे बस माफ कीजिए। जब तक उस पे उनकी अपील पे डिसीजन ना हो, तब तक उनकी सजा को टाल दिया जाए, तो उसको हम रिप्रीव कहें। अब थोड़ा सा सोचने की बात यह है कि ये इंटरफेरेंस क्यों है राष्ट्रपति की तरफ से। फिर हमारी जुडिशरी क्या करे? कितने सारे कोर्ट्स हैं, धीरे धीरे करके मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू भी होता है, दोबारा प्रोविजन होता है उसका, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति कहेंगे नहीं ये तो इसको माफ कर दो। उसका रीजन ये है कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद कुछ ऐसे फैक्ट्स आए, प्रकट हों, जो कि पहले नहीं पता थे, तो उनको भी ध्यान में रख के डिसीजन लिया जाए। इसका स्कोप देखने के लिए कि ऐसा स्कोप होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है। किसी तरह का पक्षपात करने के लिए यह पावर नहीं दी गई है। दूसरी जो पावर्स बची, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल होगी,
दूसरी जो पावर बची है उनमें मिलिट्री पावर्स, ये हमने बताया था कि मिलिट्री पावर उसी में आ जाती है। उसमें यह है कि जो सुप्रीम कमांड है, सुप्रीम कमांड डिफेंस फोर्सेस की, वो निहत है राष्ट्रपति। इसके अलावा राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करते हैं, शांति हो जाए युद्ध के बाद तो उसकी घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं। ये मिलिट्री पावर्स है। अब मैं ये कहूं कि वो डिफेंस फोर्सेस के जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उनके चीफ्स की भी अपॉइंटमेंट करते हैं, वो तो वही अभी जितने भी सरकारी अफसर हैं ग्रुप बी एंड ऑनवर्ड्स, उन सब की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के नाम पे होती है, राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ये कोई स्पेशली कहना कि डिफेंस जो फोर्सेस है उनके चीफ्स की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, मुझे लगता नहीं कि उसकी यहां जरूरत है। एनीवे, डिप्लोमेटिक पावर्स, विदेशों का जो मामला है उसमें भी राष्ट्रपति को विशेष अधिकार है। और जहां भी मैं राष्ट्रपति बोलता हूं, आप ये मानिए कि राष्ट्रपति या उनकी रिप्रेजेंटेटिव। एक तो राष्ट्रपति दूसरे देशों में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, दूसरे देशों के जो प्रतिनिधि आए हैं उनको स्वीकार करते हैं, एक्रेडिटेशन बोलते हैं इसको, एक्रेडिटेट करते हैं और एक्रेडिटेशन लेते हैं, क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट करते हैं। जो विदेशी एम्बेसडर होते हैं दूसरे देश के, एम्बेसडर, हाई कमिश्नर, और उनका जो फर्क है वो यहां बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको हेड ऑफ द मिशंस बोले या हेड ऑफ द पोस्ट बोले, उनको वो अपॉइंट करते हैं, अपने हस्ताक्षर से लेटर देते हैं दूसरे देश की सरकार के नाम कि मैं इनको अपॉइंट कर रहा हूं। इसी तरह से दूसरे देश के जो लोग हैं वो भी लेटर लेके आते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, और ये जो लेटर्स होते हैं इनको क्रेडेंशियल्स बोलते हैं। तो जो विदेश के राजदूत हैं, दूसरे देशों के राजदूत हैं, उनके क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट करते हैं और अपने राजदूतों को भेजते हैं विदेश। इसके अलावा इंटरनेशनल जो ट्रीटीज हैं और एग्रीमेंट्स हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, संसद की अनुमति के बिना करते हैं, बाद में संसद की अनुमति आती है। ये डिप्लोमेटिक पावर्स। इसके अलावा जो फाइनेंशियल पावर्स है, फाइनेंशियल पावर में आपको थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ ही था कि कोई भी मनी बिल जब तक इंट्रोड्यूस नहीं होगा, जब तक राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं देंगे अपनी। इसके अलावा जो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, जिसको बजट बोलते हैं, वो भी लोकसभा में तभी आता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं। इसके अलावा सीएजी और फाइनेंस कमीशन, इनकी रिपोर्टें राष्ट्रपति लेते हैं और वो उस पर डलवाते हैं संसद में, सदन में। इसके अलावा एक कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है। आपको ये पता ही होगा कि राजस्व से कोई भी पैसा संसद की अनुमति के बिना खर्च नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आकस्मिक कोई खर्च आ जाए तो उसको पूरा करने के लिए, उस पैसे को खर्च करने के लिए एक स्पेशल फंड बनाया जाता है जिसको कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा होता है वो राष्ट्रपति के डिस्पोजल पे होता है, राष्ट्रपति उसमें से खर्च कर सकते हैं संसद की अनुमति के बिना, एक्सीजेंसी। इसके अलावा उनकी कुछ इमरजेंसी पावर्स होती हैं राष्ट्रपति। इमरजेंसी पावर्स का मतलब यह है कि वो देश में इमरजेंसी लगा सकते हैं, इमरजेंसी के दौरान उनके अधिकार बढ़ जाते हैं, जो स्टेट के सब्जेक्ट हैं उन पे भी कुछ अधिकार चले जाते हैं उनके। इमरजेंसी 3 तरह की होती हैं, आर्टिकल 352, 356 और 360 ये डील करते हैं उनको। 352 में जो इमरजेंसी लगाई जाती है उसको आमतौर पे नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है, कई बार लग चुकी है। 356 में जो इमरजेंसी होती है वो किसी स्टेट गवर्नमेंट, किसी स्टेट में लगाई जाती है,
जब राष्ट्रपति को लगे कि अमुक राज्य की सरकार कानून के हिसाब से नहीं चल पा रही है, तो वो उस सरकार को भंग कर सकते हैं, और ऐसे भंग होने की स्थिति में उस राज्य में यूनियन गवर्नमेंट का शासन हो जाता है। इसको आमतौर पे प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्वेश्चन है। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, देश के अगर वित्तीय हालत खराब हो जाए, तो राष्ट्रपति डिक्लेयर कर सकते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है। और जब फाइनेंशियल इमरजेंसी हो तो सभी की, जितने भी सरकार के लिए काम करते हैं लोग, सबकी तनख्वाहें कम हो सकती हैं, उनके वेतन कम हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और स्टेप भी सरकार ले सकती है फाइनेंशियल स्थिति को ठीक करने के लिए। ये इमरजेंसी की पावर हुई उनकी। बस मेरे ख्याल से हो गया। अब राष्ट्रपति के प्रिविलेजेस में एक बात बतानी। देखिए, राष्ट्रपति को एक प्रिविलेज है, प्रिविलेज तो बहुत सारे हैं, मेंशन करने लायक ये है कि उनको किसी भी एक्ट के लिए, किसी भी जो उन्होंने काम किया है राष्ट्रपति रहते हुए, उन्होंने काम किया है या उनके नाम पर जो लोग थे डेलीगेटेड, जिनको पावर थी, उन्होंने काम किया है, उस काम के लिए राष्ट्रपति को आप कोर्ट में नहीं खींच सकते। एक तो ये है। दूसरी ये है कि अगर कोई क्रिमिनल केस उस व्यक्ति के अगेंस्ट है जो कि निर्वाचित हो गया है राष्ट्रपति पद के लिए, तो वो केस खत्म हो जाएगा। और जब वो राष्ट्रपति अपने पद पर हैं, उस दौरान उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस फाइल नहीं हो सकता। ये भी उनको प्रिविलेज है। यानी अगर राष्ट्रपति महोदय की गाड़ी आ गई है और आप खड़े हैं, आपकी गलती भी नहीं है, अगर आप किसी कारण से आपके ऊपर से गुजर गई वो, तो आप उन पे केस नहीं कर सकते। विशेष अधिकार। सिविल केसेस में भी राष्ट्रपति के अगेंस्ट ऐसा कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता 2 महीने का नोटिस दिए बगैर कि जिसमें राष्ट्रपति से कोई राहत मांगी गई हो। ये उनको सिविल केसेस में प्रिविलेज है। तो मेरे ख्याल से आज का सेशन आपको कुछ प्रोडक्टिव लगा होगा। बताइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू, नमस्कार।